जुनैद को अपने बिजनेस टूर पर गए हुए दूसरा दिन था। हस्बे मामूल वो दूसरे शहर में गया हुआ था। अलीना की सुबह ही उससे बातचीत हुई थी और अब दोपहर का टाइम हो रहा था, 3 बजे का तकरीबन। और अलीना अपने ससुर जी नज़ीर मलिक के साथ खाना खाने के बाद अपने रूम में आकर लेट चुकी थी और नज़ीर साहब भी अपने कमरे में आराम करने चले गए थे। जैसे ही अलीना अपने बिस्तर पर लेटी तो उसे अपने शौहर की याद आने लगी। सुबह ही अलीना की जुनैद से बात हुई थी। उसने उम्मीद जाहिर की थी कि वो अगले दिन तक वापस आ जाएगा, मगर अकेला कमरा और अपने शौहर से दूरी तो जैसे उसे काट रही थी, उसके जिस्म को जला रही थी। जुनैद के टूर पर जाने से पहले उसके साथ गुजरी हुई रात अलीना को याद आने लगी। जिस्म जलने लगा। कमरे में चले हुए एसी के बावजूद भी उसका जिस्म गर्म होने लगा। अलीना को पता भी नहीं चला कब उसकी आंखें बंद हुईं और उसका हाथ अपने ही जिस्म पर फिसलता हुआ नीचे को जाने लगा। वो धीरे धीरे लज्जत में खोती जा रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। कमीज़ ऊपर उठाने से अलीना का गोरा गोरा पेट निकलता हुआ महसूस हो रहा था। जुनैद की याद और भी सताने लगी। अलीना ने अपनी नशे भरी आंखें खोलीं और अपने करीब ही बेड पर पड़ा हुआ मोबाइल उठाया और अपने शौहर को कॉल करने लगी, मगर ये क्या, उसका मोबाइल तो बंद जा रहा था। अलीना ने दोबारा ट्राई की मगर सेल फोन बंद था और अलीना ने अपना मोबाइल पटक दिया और इधर उधर सर मारने लगी। सराहने पर अचानक उसे कुछ ख्याल आया और वो अपने बेड से उठी, फिर अपने कमरे से बाहर निकल गई। अलीना 24 साल की खूबसूरत और जवान लड़की, बेहद गोरी और खूबसूरत, अच्छी पढ़ी लिखी। उसने यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ था। उसकी शादी 1 साल पहले ही जुनैद से हुई है, जो उसका यूनिवर्सिटी क्लास फेलो भी रह चुका है, और उसका प्यार भी। दोनों ने अपनी मर्ज़ी से अपने पेरेंट्स को राज़ी करके शादी की थी और दोनों ही बहुत खुश थे। अब अलीना जुनैद और उसके वालिद नज़ीर के साथ रहती थी। नज़ीर साहब एक 50 साल के आदमी थे जो कि अभी भी काफ़ी हद तक फिट थे, लेकिन अब ज़्यादातर बिजनेस उन्होंने अपने बेटे के हवाले ही कर दिया था, जो कि बहुत ही अच्छे से बिजनेस चला रहा है। नज़ीर साहब की एक और औलाद उनकी बेटी थी जो कि जुनैद से छोटी थी, 2 साल, मगर उसकी शादी भी उन्होंने जुनैद की शादी के साथ ही कर दी थी। अपने शौहर के साथ इसी शहर में रहती थी। उनका भी अच्छा बिजनेस था और अच्छा घर था, जो बहुत ज़्यादा अमीर ना सही मगर अच्छे हंसे खाते पीते लोग थे। अलीना अपने कमरे से बाहर आई और अपने ससुर जी के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। ससुर जी के कमरे के दरवाजे पर जाकर अलीना ने धीरे से दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसके ससुर जी कोई किताब पढ़ते पढ़ते सो चुके हैं। किताब उनके सीने पर ही पड़ी हुई थी। अलीना ने मुस्कुराकर उन पर एक नज़र डाली और धीरे से दरवाज़ा बंद करके पीछे हट गई और किचन की तरफ बढ़ी। किचन में जाकर अलीना ने फ्रिज खोला और उसमें से कुछ तलाश करने लगी। फिर उसकी नज़र अपनी मनपसंद चीज़ पर गई। वो धीरे से मुस्कुराई और अपना हाथ बास्केट की तरफ बढ़ा दिया। 2-4 देखने के बाद एक मुनासिब साइज़ का खीरा उठा लिया। खीरा सिलेक्ट करने के बाद अलीना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्ता से खीरे पर अपने होंठ रखकर उसे चूम लिया। फिर फ्रिज बंद करके किचन से निकल आई। अपने कमरे की तरफ जाते हुए एक नज़र अपने ससुर जी के दरवाजे पर डाली और मुस्कुराती हुई अपने कमरे में दाखिल हुई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। इतने में घर की बेल बजी। अलीना चौंकी, उसका हाथ रुक गया। वो सोचने लगी कि इस वक्त कौन आएगा, मगर उसे तसल्ली थी कि वो तो उसके ससुर जी मलिक साहब ने ही जाकर देखना है कि दरवाजे पर कौन है। अलीना ने दोबारा से अपनी आंखें बंद की। उधर मलिक साहब ने नींद से उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने 2 आदमी खड़े थे जो थोड़े अजीब से लग रहे थे। आगे वाला बंदा थोड़ी बड़ी बड़ी मूँछों वाला, थोड़ा भारी जिस्म के साथ था। उसने जीन्स की मेले सी पैंट और काले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी। गले में एक मोटी सी जंजीर डाली हुई थी। रंग भी उसका सांवला सा था। उसका नाम बाबू था। उसके पीछे का आदमी थोड़े पतले जिस्म का था, वो भी जीन्स और शर्ट में था। मलिक साहब ने हैरत से उन दोनों को देखा और बोला, जी भाई साहब, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। बाबू अंकल,
جی معذرت چاہتے ہیں آپ کو تھوڑی تکلیف دی۔ وہ اصل میں ایسا ہے کہ آپ کے بیٹے کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ ملک صاحب تھوڑا گھبرا گئے، اس کے چہرے سے پریشانی جھلکنے لگی۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو، خیریت تو ہے نا؟ جی انکل تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ٹھاک ہے، بہتر ہوگا ہم اندر چل کر بات کر لیں۔ ملک صاحب تھوڑا پریشان ہو گئے، ایک نظر ان دونوں پر ڈالی، پھر ان کو اندر لے کر آ گئے۔ بول دیا تو اندر آئے۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے اور وہاں صوفے لگے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ملک صاحب کے دونوں طرف بیٹھ گئے۔ اب ملک صاحب تھوڑا گھبرا رہے تھے کہ کہیں انہوں نے ان دونوں کو اندر بلا کر غلطی تو نہیں کر لی۔ بیٹا مجھے جلدی سے بتاؤ کیا بات ہے، میرا تو دل ڈوب رہا ہے۔ انکل اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے بیٹے نے اپنے کاروبار کے لیے ہم سے کچھ پیسے لیے تھے ادھار، جو اس نے 6 مہینے میں چکانے تھے، مگر اب پورا سال ہو چکا ہے، وہ ہم کو چکر دیتے جا رہا ہے۔ ملک صاحب وہ بیٹا تھوڑا سا کام ٹھیک نہیں چل رہا نا، اس لیے دیر ہو رہی ہوگی، ضرور واپس کر دے گا آپ لوگوں کے پیسے، وہ بھاگنے والا نہیں۔ اب فکر نہ کرو۔ اپنے موبائل پر کچھ انگلیاں چلاتا ہوا بابو بولا، ارے انکل وہ کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو ہم نے اپنے پاس ہی رکھ لیا ہوا ہے۔ ملک صاحب کیا مطلب اس بات کا؟ ارے انکل یہ دیکھو اپنی آنکھوں سے، خود ہی دیکھ لو۔ بابو نے واٹس ایپ سے نمبر پر کال کی اور اب اس کے موبائل پر جنید ایک کرسی سے بندھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی مارا گیا ہو۔ ملک صاحب نے گھبرا کر اپنی نظر ان دونوں پر ڈالی۔ اب ان دونوں کے ہاتھوں میں گن تھی۔ ملک صاحب تو پریشان ہو گئے۔ ملک صاحب بیٹا پلیز میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ ارے انکل اپنے بیٹے سے تو بات کرو۔ بابو کالیا اس لونڈے سے بات کرواؤ، ورنہ اس بوڑھے کو موبائل جیسے ہی نظر جنید پر اپنے باپ پر پڑی تو وہ رونے لگا۔ بابا کچھ بھی کرو، اس کو دے دو آپ پیسے، ورنہ یہ مجھے مار دیں گے۔ موبائل ملک صاحب کو دکھاتا ہوا اپنی گن پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کیا سوچا آپ نے انکل جی؟ ملک صاحب گرا کر بیٹا گھر تو کچھ نہیں ہے۔ ارے یہ بتاؤ گھر پر اور کون ہے؟ ملک صاحب وہ میری بہو ہے۔ میں بس کہاں ہے وہ؟ ملک صاحب اپنے کمرے میں۔ بابو چلو اس کو بھی بلاؤ، اس کے ہاں زیور تو ہوگا نا، کچھ نہ کچھ رقم بھی ہوگی گھر میں اس کے۔ ملک صاحب کو انہوں نے اٹھایا اور علینا کے کمرے کی طرف چل پڑے، جہاں اندر علینا بستر پر لیٹے تنہا مچل رہی تھی، لیکن گیلی بہت ہو رہی تھی۔ اس کی بے چینی اپنے عروج پر تھی، جسم اس کا بستر نیندراز تھا، وہ مچل رہا تھا اور اس کا ہاتھ کھیرے کو تیزی سے اندر باہر کر رہا تھا۔ اب وہ اپنی آرگزم کے قریب تھی۔